तो चलिए पढ़ लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है तथा वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं। यानी पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो भी वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल है, इस वायुमंडल के कारण यदि अपवर्तन होगा तो इस प्रकार के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। अब बताइए पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा कैसे अपवर्तन होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं तथा बहुत सारा कौन सी है, हवा है। उस हवा में भी बहुत प्रकार के गैसें मिली हुई रहती हैं। अब इस पूरे हवा का जो तापमान होता है ना, टेम्परेचर होता है, वो पूरे वायुमंडल में एक समान नहीं रहता है। यानी कहीं पर जो हवाएं होती हैं गर्म होती है तो कहीं पर हवाएं क्या होती है, ठंडी होती है। जब ठीक है सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसको देख रहे हैं कहीं गर्म हवा मिलेगा तो कहीं ठंडी हवा मिलेगा। तो जो गर्म हवा मिलेगा ना, जहां पर वायुमंडल गर्म रहता है वह विरल माध्यम की तरह काम करने लगता है, तथा जहां पर वायुमंडल ठंडा रहेगा यानी हवा ठंडा रहेगा तो वहां पर ठीक ना कौन सी वह किस माध्यम की तरह काम करने लगेगा, वह सघन माध्यम की तरह काम करने लगेगा। इस तरह से प्रकाश को देख रहे हैं दो माध्यम मिल गया हमारे वायुमंडल में, दो माध्यम मिल गया, एक कौन सी विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। हम चूंकि जानते हैं जब प्रकाश ठीक है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो हमारे वायुमंडल में भी देखते हैं प्रकाश को दो माध्यम मिल गया, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। जब कहीं पर भी सघन से विरल में जाएगा या फिर विरल से सघन में जाएगा तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होना तय है। तो चूंकि यह अपवर्तन कहाँ हो रहा है, हमारे वायुमंडल में हो रहा है, इसलिए इस अपवर्तन का नाम दिया जाता है कौन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी इसे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडल में अपवर्तन क्यों होता है। तो वायुमंडल में प्रत्येक स्थान पे हवा का जो तापमान है वो एक जैसा नहीं रहता, कहीं पर गर्म हवाएं रहती हैं तो कहीं पर ठंडी हवाएं रहती हैं। ठीक है, तो गर्म हवाएं विरल माध्यम की तरह काम करेंगी और ठंडी हवाएं ठीक है सघन माध्यम की तरह काम करेंगी। ठीक, अब ये भी देख लेते हैं कहाँ पर गर्म हवाएं होती है, कहाँ पर ठंडी हवाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो हवा ठंडा रहता है ना, ठीक है, उसमें मतलब थोड़ा सा आर्द्रता ज्यादा रहेगा, थोड़ा नमी ज्यादा रहेगा। जब नमी ज्यादा रहेगा तो उसका वजन भी ज्यादा रहेगा, मतलब वो हवा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तथा जो हवा का हो रहेगा गर्म रहेगा, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा कम रहेगा, मतलब उसमें उसका कौन सी जो मान लीजिए वेट करे निकाला जाए, द्रव्यमान एक तरह से पता किया जाए, मतलब वो हल्का रहेगा। यानी गर्म हवा हल्का रहेगा, जो हल्की चीजें कहाँ रहती है, ऊपर रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में ऊपर की जो हवाएं हैं उसको किस तरह से माना जाता है, वो कैसी हैं, तो वह गर्म हवाएं हैं। जैसे हम लोग नीचे आएंगे पृथ्वी की सतह की तरफ आएंगे, ठीक है, हमको कैसी हवाएं मिलेंगी, थोड़ा सा ठंड हवाएं मिलेंगी। तो इस प्रकार से ऊपर का जो माध्यम रहेगा वो विरल माध्यम, क्यों, क्योंकि ऊपर की हवाएं क्या है, गर्म है, तथा उसके नीचे क्या मिलेंगी, सघन माध्यम। ठीक है, तो देखना ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे विरल माध्यम, फिर सघन माध्यम, फिर उससे भी ज्यादा सघन, फिर उससे भी ज्यादा सघन। मतलब एक तरह से जब ऊपर से नीचे आएंगे तो विरल से सघन, फिर विरल से सघन, फिर विरल से क्या मिलेगा, सघन माध्यम मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए वायुमंडल में जो अपवर्तन हो रहा है, इस अपवर्तन को बोल रहे हैं हम लोग कौन सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इस वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ हम लोग क्या घटनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला घटना आप सभी लोग देखे होंगे, रात में आप लोग देखे होंगे कि आसमान में देखते हैं कि वहां पर तारे टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देते हैं, यानी टिमटिमाते हुए या फिर झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो तारे टिमटिमाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक, अब कैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं इसको समझिए। मान लीजिए तारों के पास खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक, तारों से जब प्रकाश निकलेगा, ठीक, चूंकि तारे बहुत दूर रहते हैं, ठीक, जब वो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो तारों का प्रकाश, ठीक, अब चूंकि पृथ्वी के वायुमंडल में देख रहे हैं ऊपर विरल माध्यम में फिर सघन है, ठीक, इस तरह से विरल और सघन माध्यम मिलता जा रहा। तो देख रहे हैं जब प्रकाश ऊपर से नीचे आएगा तो देख रहे हैं उसको दो माध्यम मिल गया, का विरल और सघन माध्यम मिल गया। जब विरल और सघन माध्यम मिलेगा तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर उसको विरल सघन मिलेगा, और नीचे आएगा, फिर विरल सघन मिलेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे वायुमंडल में प्रकाश का बहुत बार अपवर्तन हो जाता है। जब कहाँ से,
स्टार से, यानी तारों से प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी तक आने में उसको वायुमंडल से बहुत बार किसका सामना करना पड़ता है, अपवर्तन का सामना करना पड़ता है। अब जितनी बार प्रकाश का अपवर्तन होगा उतनी बार प्रकाश का चाल भी क्या हो जाता है, बदलता है। जहां प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश का क्या बदलता है, स्पीड बदलता है। और जब प्रकाश का स्पीड बदलेगा मतलब उसका अपवर्तनांक बदलेगा। जब ठीक ना, मतलब माध्यम का क्या बदलेगा, अपवर्तनांक बदलेगा। और जब माध्यम का अपवर्तनांक बदलेगा, हमेशा हमेशा हर समय देख रहे हैं माध्यम का अपवर्तनांक बदलते जा रहा है, तो इस तरह से जब हम तारों को देखेंगे तो तारे हमको कैसे दिखाई देंगे, झिलमिलाते हुए, यानी टिमटिमाते हुए। मतलब कोई भी चीज कितना चमकीला दिखाई देता है अपवर्तनांक पे भी तो डिपेंड करता है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा मतलब वो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा वस्तु, ठीक। जिसका अपवर्तनांक कम रहेगा वो वस्तु एकदम कम चमकीला नहीं दिखाई नहीं देगा। जैसे हवा का अपवर्तनांक देख लीजिए, सबसे कम होता है, हवा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। लेकिन हीरे का अपवर्तनांक देखिए ज्यादा होता है, 2.42 लगभग होता है, ठीक ना। बताइए तो हीरा का होता है, बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह दिए, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक ना, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि स्टार मान लीजिए, ठीक। हम कह दिए अपवर्तन के कारण इसका जो अपवर्तनांक, मतलब अब से सुनिए, यानी मान लीजिए अपवर्तन इसका हो रहा है ना वायुमंडल में, मतलब यहाँ से जो प्रकाश निकल के आ रही है वायुमंडल में, तो इसका अपवर्तन हो रहा है। हम कह रहे हैं अपवर्तन के कारण, ठीक ना, इसका जो अपवर्तनांक है वो हमको क्या कभी कम कभी अधिक, कभी कम कभी अधिक दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारी कौन सी मिल गए हैं, सघन और विरल माध्यम मिल गए, वहां से अपवर्तन हो रहा है, बहुत सारे ज्यादा कौन सी अपवर्तनांक बदल बदल के दिखाई दे रहा है। अब कह दिए कि इस मार्कर का अपवर्तनांक पहले 2 है तो बहुत चमकीला दिखाई देगा, फिर कह दिया 1.55 हो गया अगले सेकंड, फिर कह दिया 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 5 हो गया। तो इस तरह से मार्कर तो वही है लेकिन कभी ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो इस तरह से मार्कर भी देखिए टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगेगा का, ठीक ना। चूंकि मार्कर को हम क्या माने थे, स्टार माने थे, तो इस प्रकार से स्टार क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक ना। चलिए ज्यादा कंफ्यूजन मत पालिए, उसको फिगर से एक मतलब अच्छे तरह से समझा देना, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कह दिए ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे कौन है, आप हैं। आप लोग पृथ्वी पर देख लीजिए, पृथ्वी पर आप लोग खड़े हुए हैं, ठीक ना। हम कह दिए यहीं पर कौन सी है, स्टार है, कोई भी स्टार है, ठीक ना। चलिए स्टार बना दिए, एक स्टार है यहीं पर, ठीक है। हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होगा, वायुमंडल में देख लीजिए बहुत सारे क्या हवा की परत होगी, ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम, ठीक है। अब यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो जब यहाँ देखिए विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो एक बार इसका क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन होगा। हम जानते हैं जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता तो विलंब की ओर झुक जाएगा, तो थोड़ा सा इधर झुक जाएगा, फिर इसमें पड़ेगा, फिर इधर झुक जाएगा, फिर इसमें पड़ेगा, फिर इधर झुक जाएगा। ऐसा देखिए अपवर्तन होते होते कहाँ पर आया प्रकाश, आपके आंखों पे आया, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। इस तरह से देख रहे बार बार जब अपवर्तन होगा इसका मतलब इसी के कारण कौन सी तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पहला एग्जाम्पल है ये, तारों का टिमटिमाना, मतलब क्यों तारे टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, जो तारे आप लोग को बहुत ऊंचाई पे दिखाई देते हैं ना, उतना ऊंचाई पे है नहीं, यानी तारे जो हैं अपनी वास्तविक ऊंचाई से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई देते हैं, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ से प्रकाश आया है, ऐसे आते 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 देखिए हम लोग के पास आया पृथ्वी पे। अब हमको तो यह आभास हो रहा है कि तो प्रकाश इधर से आया, हमको क्या पता कि अपवर्तन होते होते मुड़ते हुए आया, हमको तो ये आभास होगा ये तो प्रकाश इधर से आया, यानी स्टार कहीं यहाँ पर रहा होगा, स्टार तो यहाँ पर है, तभी तो हमको देखिए यहाँ से आते हुए प्रतीत हो रहा है ना सीधा। बताइए का स्टार यहाँ पर है, नहीं, स्टार कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये तो कम ऊंचाई पे है लेकिन हम लोग देखते हैं तो हमको ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कौन अपवर्तन हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, तारे अपने वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये दूसरी घटना हो गई वायुमंडलीय अपवर्तन का। तीसरा घटना देख लीजिए, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है। अग्रिम सूर्योदय देख लीजिए, ये क्या होता है, यानी अग्रिम सूर्योदय, यानी जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले हमको सूर्य दिखाई देता है, दे देता है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तथा विलंबित सूर्यास्त, मतलब सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसको समझिए, इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। अभी देख रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कोई भी चीज उठा हुआ दिखाई दे रहा था, तारे देखिए कम ही ऊंचाई थे,
वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाई दे रहे हैं, यानी थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत हो रहा है का। उसी तरह सूर्य भी कहाँ पर है, एक तरह समझ लीजिए वायुमंडल से तो बहुत ज़्यादा दूर, मतलब अंतरिक्ष में है। जब वायुमंडल अंतरिक्ष में है, वहाँ से जब प्रकाश की किरणें आएंगी हमारे वायुमंडल में पड़ेंगी, ठीक ना। बताइए यहाँ पर भी क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। जब वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तो सूर्य भी थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा का, ठीक ना। तो जब सूर्य थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होगा, अब देखिए सूर्य कैसे हमको पहले ये दिखाई दे देता, उसको भी समझ लीजिए उसको भी समझ लीजिए, ठीक ना। चलिए हम क्या दिए, इधर हम पृथ्वी बना दिए। ये कौन सी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है इसका क्षैतिज है, ठीक ना। क्या है, कैसी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, ठीक। अब क्षैतिज से ऊपर जब यहीं सूर्य आता है तो हम कहते हैं हाँ सूर्योदय हो गया। क्या हो गया, सूर्योदय हो गया, ठीक है। जब क्षैतिज के नीचे रहता है सूर्य तो हम कहते हैं कौन सी, अभी सूर्योदय नहीं हुआ। अभी देखिए सूर्य कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, क्षैतिज रेखा है। अच्छा बताइए पृथ्वी के चारों तरफ का पृथ्वी का वायुमंडल होगा, ये कौन सी है, वायुमंडल है। ये कौन सी है, वायुमंडल, पृथ्वी का कौन सी वायुमंडल है। अब यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए हवा ही नहीं रहता अंतरिक्ष में। लेकिन जो ही पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा तो यहाँ से अपवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए प्रकाश यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसा आ रहा है, ठीक है, प्रकाश यहाँ से निकला ऐसे आ रहा है। अब बताइए यहाँ पे बहुत सारी कौन सी है, हवा की परत है, ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, अपवर्तन। अपवर्तन होगा तो इसका मार्ग में थोड़ा सा विचलन होगा करेगा। विचलन होते होते चलिए मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर ऐसे यहाँ पर आया, यहीं पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपकी आंखों पे पड़ा। आपको क्या पता कि ये प्रकाश जो आ रहा है ऐसे अपवर्तित होते 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 हमारी आंखों पर आ रहा है, आपको तो ऐसे सीधा दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य तो यहाँ पर है। सूर्य कहाँ पर है, सूर्य तो यहाँ पर है। आपको बताइए सूर्य तो यहाँ था लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा का, सूर्योदय हुआ है नहीं, सूर्य तो अभी देखिए क्षैतिज के नीचे ही है, लेकिन सूर्य तब पर भी दिखाई देगा। इसका मतलब सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी 2-4 मिनट में सूर्योदय होगा। मतलब कितना मिनट में, 2 मिनट पहले ही आप देखिए सूर्य देखिए पहले दिखाई देती है, यानी सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही सूर्य आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब जो भोर में आप सुबह मतलब सूर्य को देखते हैं लाल लाल रहता है, वो का वास्तविक सूर्य देख पाते हैं नहीं, ठीक है, उसका उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है का, अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसी तरह जब सूर्यास्त होगा, ठीक है, जब सूर्यास्त होगा मान लीजिए जब दिन डूबेगा तब पर भी देखिए सूर्य उठा हुआ प्रतीत होगा, मतलब सूर्य डूब गया फिर भी हमको दिखाई देगा 2 मिनट तक, ठीक है। इस तरह से यानी सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही हम लोग सूर्य को देख पाते हैं तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है। इस तरह से पूरे जो मतलब पूरा जो दिन है, ये दिन हम लोग का 4 मिनट अधिक बड़ा हो जाता है, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देख लीजिए कैसे, आई मान लीजिए भोर हुआ नहीं है, 2 मिनट पहले सूर्य हमको दिखाई दे दिया, मतलब 2 मिनट इधर तो सूर्य डूब गया फिर भी 2 मिनट तक हमको सूर्य दिखाई दिया, मतलब 4 मिनट का। हम कह दें यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न रहे तो पृथ्वी पर मतलब जो दिन का मतलब जो समय होगा उसमें कितना परिवर्तन होगा, तो 4 मिनट का परिवर्तन हो जाएगा। कितने मिनट का, 4 मिनट का, ठीक ना। तो इस कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, आपके बोर्ड में हो सकता नहीं पूछेगा, बस ये पूछ लेगा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर के गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा टकरा करके चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब वास्तव में प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है, जो धूल के कण होंगे, धुएं के कण हो सकते हैं, जल के कण हो सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं उन गैसों के भी कण हो सकते हैं। जब प्रकाश, ठीक है, सूर्य से आकर के उस कणों पर पड़ता है, ठीक है, तो कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे, फिर अवशोषित करने के बाद फिर उसका उत्सर्जन करते हैं। जब उत्सर्जन करते हैं तो चारों दिशाओं में प्रकाश निकलने लगता है, यानी जो कण अवशोषित किए रहते हैं प्रकाश को, जब उत्सर्जन करेंगे तो चारों दिशाओं में उत्सर्जित करेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रकाश देख रहे हैं चारों दिशाओं में फैल जा रहा है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का
प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। हम जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है, यानी वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ड भी 6 पढ़ में, ठीक है। यदि उस वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश में क्या रंग होता है, 7 रंग होता है। अब इन 7 रंगों में से कोई जरूरी नहीं है कि 7 रंग एक समान रूप से प्रकीर्णित हो, यानी एक समान रूप से फैल जाए, नहीं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉर्ड रेले, ठीक है। उन्होंने एक नियम दिया था लॉर्ड रेले के अनुसार, ठीक है, जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, जो प्रकीर्णन होता है, ठीक है, वो 1/λ के बटे मतलब लैम्डा के घात 4 के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब लैम्डा को बोलते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य, ठीक है। यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ना वो उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नहीं समझ में आया होगा, अब से समझिए, ध्यान सुनिएगा। यानी सिंपल सी बात में वो ये बताए थे कि जिस रंग का मतलब तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ज्यादा रहेगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम रहेगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा रहेगा। यह नियम का था कौन सा रेले का, ठीक है ना। तो इसको देख करके घबराइएगा मत, ये नियम ये सिंपल सी बात कहता है कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम प्रकीर्णन ज्यादा, यदि तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। यही नियम है, कौन सी, यही वाला। इसको कौन दिए थे, लॉर्ड रेले नामक एक वैज्ञानिक दिए थे, ठीक है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं प्रकाश 7 रंगों से जो मिलके बना होता है ना, उस प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वो 4000 से 8000 के बीच में होता है, या फिर 3900 से 7800 के बीच में होता है, ठीक है। किसी किताब में 3900 से 7800 देता है, किसी में 4 से 8000 देता है। तो उसमें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े होंगे या फिर जान लीजिए, ठीक है ना। यानी उसमें से जो लाल रंग होता है ना उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लगभग 8000 के आसपास, 7800 के आसपास, ठीक ना। लेकिन उसमें जो बैगनी रंग होता है, ठीक ना, जो उसमें बैगनी रंग होता है उसका कौन सी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। सबसे नीचे कौन रहता है, बैगनी रहता है। तो बैगनी वाले का तरंगदैर्घ्य कम और लाल वाले का तरंगदैर्घ्य ज्यादा। जब जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा, इस नियम से। तो बताइए, जब लाल वाले का कौन सी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो लाल वाले का प्रकीर्णन कम होगा। बैगनी वाले का कौन सी तरंगदैर्घ्य कम है तो बैगनी वाले का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, बैगनी, उसके बाद नीला, ठीक है। इन दोनों का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी, ठीक ना, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा, ठीक ना। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाओं के बारे में, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है इसके बारे में पढ़ेंगे, सूर्य सुबह और शाम को लाल क्यों दिखाई देता है इसके बारे में पढ़ेंगे, बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो खतरे का संकेत होता है लाल क्यों होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। पहला कौन सी है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणों को, है, पहले पढ़ लेते हैं टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणों को किसी कोलाइडी माध्यम से, किसी कोलाइडी विलयन में से हम लोग गुजारते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणों को कहाँ से, कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के कणों द्वारा, ठीक है, प्रकाश का क्या कर दिया जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा ना तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है कि प्रकाश कौन रास्ते जा रहा है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव सब लोग देखे होंगे। कैसे, पहले समझ लीजिए, कोलाइडी विलयन का नाम लिए हैं, इसको भी समझ लीजिए। यानी एक ऐसा विलयन जिसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडी विलयन, ठीक ना। यानी कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं ना उसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, तो उसे बोलेंगे कोलाइडी विलयन। बहुत छोटे छोटे होते हैं इसके कण, ठीक। जब छोटे छोटे कणों पे जब प्रकाश पड़ेगा ना तो चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। अब जिधर से प्रकाश जाएगा उसके मार्ग में जितने भी कण पड़ेंगे छोटे छोटे वो प्रकाश को फैला देंगे, यानी प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगेगा। इसी को बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव। ये आप लोग देखे होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई खिड़की उड़की है, कमरे में अंधेरा रहा है, बाहर से कोई टार्च, मान लीजिए चाहे सूर्य का प्रकाश आ रहा है या फिर टार्च बाहर से जला देंगे आप लोग, तो देखेंगे कि पतला सा ऐसा प्रकाश जाता हुआ दिखाई देगा,
उस खिड़की के रास्ते यानी मौका के रास्ते प्रकाश जहाँ से जाता है उसमें देखेंगे बहुत छोटे छोटे कण से उड़ते रहते हैं। तो उन कणों के द्वारा ये देख रहे हैं प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है। इसी घटना को बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव। या फिर आप लोग जंगल उंगल में गए होंगे सुबह के समय में, कभी भी सुबह दोपहर शाम जब धूप उगा रहता था, जब जंगल में जाते हैं तो ऊपर से देखते हैं जो प्रकाश आता है ना, तो ऐसा आते हुए प्रतीत होगा, आदमी आते हुए दिखाई देगा प्रकाश। ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश मतलब जिधर से प्रकाश आता है उसका ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा प्रकाश ऐसा आ रहा है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता। तो इसी घटना को बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी देखिए किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश के प्रकीर्णन का। दूसरा देखिए इस टिंडल प्रभाव को और कहीं भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप ठीक है कोई भी कोलाइडी विलयन रहेगा उसमें टॉर्च बार देंगे ना तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं कौन सी, टिंडल प्रभाव। फिर अगला कौन सी है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है, ये बताए हैं वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, धूल के या फिर गैस के कण हैं, इस पर प्रकाश पड़ता है चार दिशाओं में फैल जाता है, लेकिन नीला क्यों दिखाई देता है, इसका भी रीजन है। हम जानते हैं नीले रंग और बैगनी रंग का कौन सी जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत कम है। जब तरंगदैर्ध्य बहुत कम रहेगा तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। अब इसमें भी बैगनी वाले का सबसे कम कौन सी होता है, तरंगदैर्ध्य, लेकिन आसमान तो नीला दिखाई देता है, बैगनी नहीं दिखाई देता है। तो इसका एक रीजन ये भी है, ठीक है, जो नीले रंग की प्रकाश की तीव्रता होती है ना बैगनी वाले से ज़्यादा होता है, इसलिए नीला वाला ज़्यादा तेज फैल जाता है प्रकाश कहाँ पर, वायुमंडल में, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है ना, यानी एक चीज़ और समझ लीजिए कि नीले रंग और बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होने की क्षमता है ना, मतलब प्रकीर्णन होने की जो क्षमता है वो लाल रंग का 20 गुना ज़्यादा होता है प्रकीर्णन। ठीक है, लाल रंग के 20 गुना ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, नीले और बैगनी रंग का। बैगनी इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि बैगनी से भी ज़्यादा तीव्रता किसका है, नीले वाले का, इसलिए पूरा का आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला ही नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसका एक कारण और माना जाता है आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए छोड़िए उसको, हम लोग चैप्टर 60 के नहीं पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ये भी हम लोग समझ लिए। तीसरा कौन से, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल। जब भिन्न यानी सुबह को आप लोग सूर्य को देखेंगे लाल दिखाई देगा, शाम को लाल दिखाई देगा, लेकिन दोपहर को श्वेत दिखाई देता है, इसका भी रीजन है। अच्छा बताइए, जब सुबह में सूर्य निकलता तो सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा रहता है, सूर्य बहुत दूर आता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य बहुत दूर रहता है, लेकिन दोपहर में देखेंगे एकदम सर के ऊपर रहता है। इसका मतलब सुबह में जो प्रकाश आती है सूर्य से तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, शाम को भी ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, लेकिन दोपहर में ज़्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ता है। अब देखिए जब प्रकाश बहुत दूर से आएगा तो उसके मार्ग में बहुत सारे छोटे छोटे धूल के कण पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। जब बहुत ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो बताइए किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी तरंगदैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है, जिसका तरंगदैर्ध्य कौन सी है, हाँ, जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। ये हम बात आपको बताया ना। तो बताइए सभी रंगों का तरंगदैर्ध्य, मतलब सभी रंगों में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल वाले का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो प्रकीर्णन कम, मतलब, और बाकी रंगों का तरंगदैर्ध्य कम तो प्रकीर्णन ज़्यादा। तो और जो भी रंग रहते हैं वो रास्ते में आते आते सब धूल के कणों द्वारा क्या होते हैं, इधर उधर फैल जाती हैं। बाकी बचता कौन है, खाली लाल वाला। क्यों, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है, इसलिए लाल वाला खाली हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। हम कहते हैं सूर्य कैसा है, लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ से सुबह के समय में सूर्य कैसा, मतलब वहाँ सुबह के समय में जो भी सूर्य से प्रकाश निकला होगा उनमें से 7 रंग निकला, लेकिन हमारे तक पहुँचा कौन, लाल, इसलिए हमको लाल दिखाई दिया। ये सेम कंडीशन शाम के समय भी होता है। शाम के समय में दूरी ज़्यादा रहता है तो प्रकाश को आने में बहुत दूरी तय करना पड़ता है, तो अन्य रंग बताइए फैल जाते हैं रास्ते में, खाली पहुँचता कौन सा है, लाल वाला, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है, इसलिए लाल हमको दिखाई देता है सूर्य। लेकिन दोपहर में देखिए सर के ऊपर आता, वहाँ से दन प्रकाश निकलेगा, हम लोग के ऊपर आ जाएगा। अब बताइए वहाँ से 7 रंग निकला, दूरी कम है, 7 का 7 पहुँचे आए हम लोग के पास, इसलिए दोपहर में सूर्य कैसा दिखाई देता है, श्वेत, क्योंकि 7 रंग आ जाता है, और 7 रंग मिलता तो क्या बनता है, श्वेत बनता है। ठीक है, ये भी पढ़ लिए। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल वाला बहुत दूर तक दिखाई देगा,
ठीक है। बहुत दूर से लाल प्रकाश आएगा तो हम लोग देख पाएंगे हाँ खतरे का संकेत, इसलिए लाल बनाया जाता है ताकि दुर्घटना दूर से ही पता चल जाए। अब बताइए बादल का श्वेत दिखाई देना, अब देखे होंगे आकाश में जो बादल उड़ते हैं वो तो श्वेत दिखाई देते हैं, ये क्यों? अभी हम आपको बताएं प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए, ठीक है, जो वायुमंडल में जो भी धूल उल के कण हैं वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे होंगे तभी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो बादल होते हैं, बादल में तो जल की बूंदें रहती हैं, जल की बूंदें बड़ी बड़ी होती हैं, जल की बूंदें जब बड़ी बड़ी होती हैं अब बताइए वो भी प्रकाश को प्रकीर्णित करती हैं, लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ता है ना तो सभी रंगों का प्रकीर्णन कर देती हैं, सभी रंगों को एक बराबर माध्यम मतलब एक बराबर रूप से फैला देती हैं। तो इसलिए जब सभी रंग फैलेंगे तो सभी रंग मिलकर क्या होता है, श्वेत रंग बनता है। इसलिए बादल कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। बादल कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। आप लोग सुने होंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर मतलब अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, मतलब अंतरिक्ष काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में धूल के कण है ही नहीं। जब धूल के कण है ही नहीं, कोई भी गैस भी नहीं है, तो वहाँ पर बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन हो नहीं पाता है, इसलिए पूरा अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक काला काला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल रहा किसका, प्रकाश का प्रकीर्णन का, ठीक है। यहाँ से हम लोग का एक चैप्टर खत्म हो गया, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।